सो हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप सब ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी, आप सब ने बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट मुझे दिया। जो लोग भी आज मुझे इस वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं, मैं उन सब से काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जहां हमने क्लास 10 से बायोलॉजी सेक्शन का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस को डिस्कस किया था, जहां हम लाइफ प्रोसेस के इंट्रोडक्शन को कवर किया था। राइट स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस में हमने समझा था कि लाइफ किसे कहते हैं और लाइफ के प्रोसेसेस क्या होते हैं। लाइफ का प्रोसेस कहने का अर्थ है कि किसी भी लिविंग बीइंग को अपने लाइफ को इस धरती पे मेंटेन करने के लिए कुछ नेसेसरी प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बिना हम लोग लाइफ को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। राइट, वहीं पर हमने जाना था लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट टॉपिक को, जिसमें हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर द सबस्टांसेस दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम आवर सराउंडिंग। राइट, एक ऑर्गेनिक सबस्टांसेस या इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस हो सकते हैं जिसको हम अपने सराउंडिंग से डिराइव करते हैं, है ना, टू यूटिलाइज इन आवर बॉडी एंड जनरेट एनर्जी। ठीक है, अब उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सिंस देयर आर वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग ऑन अर्थ, देयरफॉर दे ऑल हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू ऑब्टेन देयर फूड। राइट, ओनली बिकॉज जो कार्बन फॉर्म हम लोग फूड में लेते हैं, फूड के थ्रू लेते हैं ऑन अर्थ, इसमें बहुत वेरिएशन है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से कार्बन सोर्स को ऑब्टेन करते हैं इन फॉर्म ऑफ देयर फूड। ठीक है, अब हमें उसके समझते हुए आगे हमने समझा था कि व्हाट आर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू खाने को डिराइव करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी जिसको मैंने इनिशियल लेवल पे बस डिस्कस करके छोड़ दिया था फॉर दिस क्लास, है ना, कि वहाँ पर मैंने बताया था कि थर्ड वैरायटी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का है वो है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। राइट स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि जो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये बेसिकली ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का एक मिक्स कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जो हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप पहले उस वीडियो को देखें। ये चैप्टर के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझने के एस्पेक्ट से बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, यही मेरा उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य से मैं आज फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ। और थोड़ा सा आपसे एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगा, मेरी ये सेकंड वीडियो है और सेकंड वीडियो आने में फर्स्ट वीडियो से हुआ थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। क्योंकि ये जो वीक है, ये वीक काफ़ी हेक्टिक मेरे लिए गुजरा, कई सारे चीज़ों को फिनिश करके उसके बाद इस काम पे करने के लिए आया हूँ, है ना। ये भी काम मेरे लिए प्राइमरी फोकस पे रख के मैं ये काम करना चाह रहा हूँ और कर रहा हूँ, है ना। आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप जैसे मुझे फर्स्ट वीडियो पे जितना प्यार और सपोर्ट आपने मुझे शो किया, आगे भी इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट मेरे आने वाले वीडियोस पे भी करते रहें। इससे मुझे कुछ नहीं तो एक मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा कि मैं जो अपने एंड से आपको लर्निंग दे रहा हूँ, आप तक वो लर्निंग प्रॉपरली पहुँच रही है ना। तभी मेरा लक्ष्य और मेरा जो एम है वो मैं अचीव कर पाऊँगा। तो इसी बात से कंक्लूड करते हुए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ये वीडियो पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट है। राइट स्टूडेंट्स, चलिए
आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग डिस्कस करते हैं सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जिस किसी ने भी मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर मैंने सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक और टर्म यूज़ किया था और उससे मैंने सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट किया था। आप मुझे बता सकते हैं कि वो टर्म क्या है? तो वेरी वेल सेड, दैट इज म्यूचुअलिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब हम ऐसे टर्म्स का यूज करते हैं सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन, व्हाट डू वी मीन बाय म्यूचुअल रिलेशनशिप, है ना? सपोज कीजिए कि एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है, इन दोनों में कुछ एसोसिएशन हुआ किसी भी कॉमन इंटरेस्ट के बेसिस पे, है ना, जिसमें ए की एक्टिविटी से बी को बेनिफिट हो रहा है और बी की एक्टिविटी से ए को बेनिफिट होना चाहिए। मतलब ये एक ऐसे रिलेशन की बात की जा रही है जहां पर दो बॉडी अगर एसोसिएशन में होती है तो दोनों बॉडी आपस में, यू नो, एक कॉमन इंटरेस्ट, एक कॉमन बेनिफिट के उद्देश्य से एक दूसरे के साथ इस तरह का एसोसिएशन या रिलेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, अपने लाइफ एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल उठा के आप समझ सकते हैं कि हाउस ऑनर, सपोज कीजिए किसी घर का एक मालिक है, मकान मालिक जिसको बोलते हैं हम लोग, तो हाउस ऑनर अपने हाउस को रेंट पे देता है टेनेंट को, टेनेंट या टेनेंट बोलते हैं उसको, जैसा भी आप चाहे तो प्रोनाउंस कर सकते हैं। हाउस ऑनर टेनेंट को दिया, तो हाउस ओनर अपने फ्लैट या हाउस को टेनेंट को रहने को दे रहा है। दैट मीन्स इट इज गिविंग शेल्टर टू द टेनेंट, शेल्टर दे रहा है और बदले में टेनेंट क्या दे रहा है उसे, हाउस ओनर को रेंट दे रहा है, रेंट पे कर रहा है। तो इस तरह के एसोसिएशन में हाउस ओनर को भी बेनिफिट हुआ और टेनेंट को भी बेनिफिट हुआ, राइट। तो आप बॉडी ए के जगह पे हाउस ओनर कंसीडर कर सकते हैं और बॉडी बी के जगह पे टेनेंट को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहा कि एक ऐसे एसोसिएशन की बात कर रहे हैं जहां दोनों पार्टी आपस में उस रिलेशन को मेंटेन करते हुए एक दूसरे से बेनिफिट उसको मिल रहा हो। ठीक है ना? तो मैं बता रहा था स्टूडेंट्स कि इस तरह के एसोसिएशन की जब भी हम बात करते हैं और न्यूट्रिशन एस्पेक्ट से समझते हैं इसे, तो हम जानते हैं, एक एग्जांपल से हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, लाइकेन। लाइकेन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, आप सबने सुना होगा, है ना, लाइकेन के बारे में। जिन लोगों ने नहीं सुना वो आज जान ले कि लाइकेन एक्चुअली एसोसिएशन होता है बिटवीन फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी, पॉपुलरली नोन एज साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब इस चीज़ को फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि साइनोबैक्टीरिया विच आर कैपेबल ऑफ कैरिंग फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से जितने ऑटोट्रॉप्स है कैपेबल है खाना बनाने के लिए, दैट मीन्स दे आर हैविंग क्लोरोफिल पिगमेंट्स इन देयर बॉडी। ठीक है, बैक्टीरिया है तो दे विल हैव बैक्टीरियो क्लोरोफिल कह सकते हैं, है ना। और साइनोबैक्टीरिया की बात हम अभी कर रहे थे, तो साइनोबैक्टीरिया अपार्ट फ्रॉम हैविंग क्लोरोफिल उसको कुछ और भी इन्वायरमेंट से नेसेसिटी होगा रॉ मटेरियल्स का, जो उसे, है ना, फोटोसिंथेसिस करवाने के में मदद करेगा। ठीक है, जिसमें आपको ना लाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड इसको चाहिए, वाटर चाहिए। तो ये एक ऐसे सराउंडिंग में रहने अटेन करने की कोशिश करेगा या मेंटेन करेगा उस सराउंडिंग को जहाँ पर ये सब चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो, है ना। हम लोग कहीं पे भी सर्वाइवल फैसिलिटीज़ या सर्वाइवल एडेप्टिविटीज़ कैसे शो करते हैं,
हमारे पास वहाँ पर रहने, जीने, खाने को सर्वाइवल बेनिफिट्स वहाँ पर एज ए रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज के रूप में हमें अवेलेबल होते हैं, तभी हम लोग वहाँ पे किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं अच्छे तरीके से, है ना। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया है, आप देखेंगे कि दे आर एक्चुअली प्रिमिटिव नेचर्ड ऑर्गेनिज्म। तो उनका जो बॉडी है वो दे आर वेरी सिंपल एंड दे आर नॉट वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स। दे ट्राई टू यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म अ कॉलोनीज बना के ये सर्वाइव करते हैं। कैपेबल ऑफ कैरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स कि दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड। जबकि फंजाई जो है, आप फंजाई को समझेंगे, आपने क्लास 9th में डाइवर्सिटी चैप्टर में फंजाई के बारे में पढ़ा होगा। फंजाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्लोरोफिल तो है नहीं, और ये एक हेटेरोट्रॉप की कैटेगरी में आता है ना। तो इसमें ये करता कैसे ये इस काम को, तो आप जानते होंगे कि आपने इसको कहाँ पढ़ा था। आप पिछले वीडियो में जाके आप इसको रिकॉल करें तो मैंने इसे बताया था, दे आर सेप्रोफिटिक एंड एब्जॉर्प्टिव, दे शो सेप्रोफिटिक एंड एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। तो ये खाने को एब्जॉर्ब करके खाना अपने बॉडी के अंदर इनटेक करता है। दैट मीन्स इट हैज़ हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका ये पॉइंट को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी इसके पास हाई, एक्सटेंसिवली हाई होती है। साथ में ये रैपिडली ग्रो करते हैं। रैपिडली इनकी जो बॉडी होती है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। मान लीजिए ये बॉडी है फंजाई की, मान लीजिए ये बॉडी है एक फंजाई की, तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। कोई भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कंसीडर कर सकते हैं। अब ये ग्रो कर रहा है रैपिडली, जैसे क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इस तरह से किसी भी तरीके से ये क्वाइलिंग कर रहा है। तो ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड बनाता है, जिसको हम लोग माइसीलियम के नाम से जानते हैं, माइसीलियम, है ना। ठीक है, ये सब आपको क्लास 9th में पढ़ना था। आपको एक मैं आइडिया दे रहा हूँ, चीज़ों को रिकॉल करवा रहा हूँ। आप जानते हो कि जो एक्चुअली आप मशरूम देखते हो, इट इज़ अ काइंड ऑफ फंजाई ओनली। तो मशरूम जो है, मशरूम इसका फ्रूटिंग बॉडी है जो इस नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे ग्रो होगा, है ना, जिसमें स्पोर्स कंटेन करेगा। दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, बैग लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम कहलाता है। जब ये बर्स्ट करेंगे तो ये स्पोर्स, जब ये मैच्योर करके बर्स्ट करेंगे तो स्पोर्स रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, और ये स्पोर्स जहाँ कहीं भी अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन इसके लिए फेवरेबल होगा, वहाँ फिर से ये इसी बॉडी में ग्रो कर जाएगा। इसी तरह का स्ट्रक्चर, क्वाइल अप स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, तो ये माइसीलियम बनता है। तो दैट मीन्स इट हैज़ हाई, it has capability to rapidly grow and form network like structure। ठीक है, तो ये क्या करता है, माइसीलियम फॉर्म करता है। दे कैन फॉर्म माइसीलियम। ठीक है, अब ब्लू ग्रीन एल्गी एक ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह रहा है जहाँ पे वो चाहेगा कि अपने इस पोजीशन को वो मेंटेन करे। तो मेंटेन करने के लिए आप देख रहे हो प्रिमिटिव है, मान लीजिए कुछ एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई, कोई कैटास्ट्रॉफ हो गया, तो दे विल गेट डिस्पर्स्ड इनटू द एटमॉस्फेयर और दे इन द इन्वायरमेंट, है ना। तो ये तितर बितर हो जाएंगे। तो इसके लिए इसने ये क्या करेंगे, फंजाई से एसोसिएट करेंगे। फंजाई इसको क्वाइल अप कर लेगा पूरी तरह से, और क्वाइल अप करके क्या बेनिफिट देगा इसको, तो इसको दे रहा है प्रोटेक्शन, दे रहा है प्रोटेक्शन एंड शेल्टर दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, प्रोटेक्शन एंड शेल्टर दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। सर्वाइवल बेनिफिट दे रहा है फंजाई ब्लू ग्रीन एल्गी को। और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या कर रहा है बदले में, इसने जो फूड बनाया था ना, ये जो फूड इसने बनाया ये फंजाई के साथ शेयर कर लेगा। तो आपने देखा कि दोनों ही ऐसे एसोसिएशन में बेनिफिट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के एसोसिएशन का पहला एग्जाम्पल था लाइकेन। इसमें आपको दो और एग्जाम्पल पढ़ने हैं।
इसमें आपको दो और एग्जाम्पल मैं बताता हूं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका राइजोबियम। राइजोबियम इसका दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें एसोसिएशन होता है लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम प्लांट्स का एसोसिएशन होता है, लेग्यूम प्लांट्स का एसोसिएशन होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ। नॉस्टॉक, इसका नाम नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक बैक्टीरिया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझें, आप जानते हैं कि लेग्यूम प्लांट किसे कहते हैं? वैसे प्लांट्स जो प्रोटीनियस प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। से फॉर एग्जांपल पल्सेस हो गया, बीन्स हो गया, है ना, और लेंटिसल्स हो गए, तो दे फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ लेग्यूम प्लांट, ठीक है। तो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है ये प्रोटीनियस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए ये एक कोई यहीं पे मैं बता देता हूँ, चलिए ये एक प्लांट है, लेग्यूम प्लांट है, और ये लेग्यूम प्लांट ग्रो कर रहा है अंडर द सॉइल ऑल्सो। तो जब ये ग्रो करेगा तो आपने इसका रूट, आप जब इसको निकालेंगे तो आपको पता देखेंगे क्या, आप ऑब्जर्व करेंगे इसमें रूट नोड्यूल्स होंगे। यू विल फाइंड स्वैलन स्ट्रक्चर्स इन रूट, जिसको हम लोग रूट नोड्यूल्स कह सकते हैं, जिसको हम लोग रूट नोड्यूल कहते हैं, नॉट कह सकते हैं, कहते हैं। इसमें क्या करेगा, इसमें ये बैक्टीरिया को, जो नॉस्टॉक बैक्टीरिया है, ये यहीं आके इसमें रहता है, रूट नोड्यूल्स में सरवाइव करता है, ठीक है। इसका इस तरह के एसोसिएशन को ये क्यों करता है? तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फ्रीली अवेलेबल है, नाइट्रोजन फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन ये जो अवेलेबल है ये गैस के फॉर्म में अवेलेबल है, और प्लांट इस तरह के नाइट्रोजन को डायरेक्टली ले नहीं सकता है, ठीक है। प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में नहीं ले सकता है, तो ये क्या कन्वर्ट करेगा, ये जो नॉस्टॉक है, ये नॉस्टॉक इस गैसियस फॉर्म को कन्वर्ट कर देगा सॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है। गैसियस फॉर्म को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को दे देगा। प्लांट उसको अदर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स के जैसे वो सॉइल से डिराइव करता है, उसके साथ साथ ही वो इस सॉल्युबल फॉर्म को भी डिराइव कर लेगा। तो चला आया प्लांट में, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है बात? तो इसमें बैक्टीरिया ने बेनिफिट दे दिया, नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म से कन्वर्ट कर दिया इनटू सॉल्युबल फॉर्म, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और सॉल्युबल फॉर्म से ये प्लांट में चला आया, है ना। तो प्लांट में आ गया, और बदले में जो प्लांट, अब जान रहे हैं कि दैट मीन्स कि नॉस्टॉक बैक्टीरिया जो है इसके पास कैपेबिलिटी है सिर्फ नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के लिए, या नाइट्रोजन को फिक्स करने का कैपेबिलिटी है, लेकिन ये खाना नहीं बना सकता है। तो इसी कारण से जो लेग्यूम प्लांट है, आप जानते हैं कि प्लांट है तो प्लांट के कैटेगरी में तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, खाना खुद का बना सकता है। इसी खाने को जिसने जो ये खुद के लिए बनाया, ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ ये शेयर कर लेगा। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को क्या मिल गया, फूड, ठीक है। तो इस तरह के एसोसिएशन को फिर से हम लोग कह सकते हैं कि दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थर्ड एग्जाम्पल को समझते हैं, विच इज माइकोराइजा। माइकोराइजा नाम में ही है इसका मतलब। देखो बायोलॉजी में होता है, यही होता है बेटा, टर्म्स को इस तरह से बनाया जाता है
कि या तो वो किसी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करे या किसी लिटरल मीनिंग को रिप्रेजेंट करे। अगर टर्म्स अच्छे से हम लोग समझ जाते हैं तो वो टर्म्स हमेशा के लिए, पूरे लाइफ टाइम के लिए हमारा हो जाता है। माइकॉर वर्ड कहीं ना कहीं म्यूकर से आ रहा है और म्यूकर का मतलब होता है बेसिकली फंजाई, ठीक है। तो ये एसोसिएशन होता है बिटवीन फंजाई और राइजा। आप क्लास 9 में, फिर से मैं बोलूँगा, देखो डाइवर्सिटी चैप्टर जो आपने क्लास 9 में पढ़ा ना, ये अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप इवन मेडिकल के लिए तैयारी करते हैं तो सबसे पहला, इनफैक्ट आप क्लास 11-12 में भी आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला चैप्टर जो होगा वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप लोगों को प्लांट के स्पीसीज, एनिमल के स्पीसीज को पढ़ना होगा। ये पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम स्पीसीज को जानेंगे नहीं तो कैसे उसके यूजेस और बेनिफिट्स को जानेंगे जो ह्यूमन काइंड्स के लिए वो हमारे नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है, उसे एज ए सोर्स ऑफ या रिसोर्सेज के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए जानना भी तो ज़रूरी है ना, ठीक है। इसीलिए हम लोगों के लिए डाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स, जो कुछ भी बोल रहे हैं इसको अलग अलग नामों से, ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है। और इसको पढ़ने के लिए हम लोग ग्रुप करते हैं ऑर्गेनिज्म को इन डिफरेंट कैटेगरीज। ये सब आपको जब मैं 11th या 12th का चैप्टर 11th में, 12th में तो नहीं, 11th में आपको पढ़ना होगा या 9th में पढ़ना होगा, ठीक है। तो आपको जब मैं उस वाले पार्ट पे कवर कराऊंगा तब तो वहाँ पे मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी फंजाई, आप देखो फंजाई एंड राइजा, आपने पढ़ा होगा राइजोम, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में राइजोइड्स, राइजोम्स की चर्चा की जाती है। तो राइजोम बेसिकली क्या है, रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या होता है, रूट्स। तो यहाँ पर जो एसोसिएशन होता है बेटा, ये एसोसिएशन होता है बिटवीन हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई के बीच में, ठीक है। फंजाई तो आपको पता ही है कि नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के जैसा ये ग्रो करेगा, ठीक है। हाई एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी इसके पास है, एक्सटेंसिवली ग्रोइंग कैपेसिटी है इसके पास। तो और प्लांट तो खुद में कैपेबल है सारे काम को करने के लिए, और वो भी जब वो हायर प्लांट है तो ये खुद में कैपेबल है। तो तब इसको क्या, किस बात के लिए इसको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी। तो सपोज करो कि दिस इज द रूट ऑफ हायर प्लांट, ठीक है। तो रूट ऑफ हायर प्लांट अंडर द सॉइल, लेकिन उसका इस कंडीशन में वो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स को वहीं तक एब्जॉर्ब कर सकता है जहां तक इसकी आउटरीच मैक्सिमम होगी रूट्स की, ठीक है। अब मान लो रूट यहां तक ग्रो किया हुआ है ना, रूट यहां तक ग्रो कर रखा है, तो ये जो वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा तो इसी एरिया से ये एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन सपोज करो कि वाटर में जो अदर न्यूट्रिएंट कंटेंट्स है जो इसकी भी रिक्वायरमेंट है और ये कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे जाके है, तब यहाँ पर से इसको ये एब्जॉर्ब करने के लिए ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, फंजाई के साथ एसोसिएट कर जाएगा और फंजाई रैपिडली ग्रो करके एक एंड से ये न्यूट्रिएंट्स को कवर करेगा और अपने दूसरे एंड से किसको कवर करेगा, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स को, ठीक है। राइट स्टूडेंट्स, अब ये जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स हैं, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो दैट मीन्स कि दे आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर फूड, वेयर एज फंजाई कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। तो ये फंजाई के साथ फूड शेयर कर लेगा, बदले में ये वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके फंजाई हायर प्लांट्स को दे देगा, है ना। तो ये एब्जॉर्प्शन कर लेगा और एब्जॉर्प्शन करके हायर प्लांट को बेनिफिट कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका 3 एग्जांपल्स थे। पहला लाइकेन बिटवीन फंजाई एंड बताओ ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा एग्जांपल था हमारा किसका, राइजोबियम का था। राइजोबियम में आपका एसोसिएशन था बिटवीन लेग्यूम प्लांट प्लस ब्लू ग्रीन नॉस्टॉक बैक्टीरिया
जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या राइजोबियम बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और थर्ड हमारा है माइकोराइजा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट स्टूडेंट्स। इस टॉपिक को अब यहाँ पर आके आप जान रहे हैं कि कंप्लीटली मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीटली पूरी तरह से यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिटेल में समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक है मेटाबॉलिज्म, इसको कवर करना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं मेरा फ़र्ज़ है उनको बताना, ठीक है ना। तो जो जानते हैं तो आप पेशेंटली वेट कीजिए टॉपिक में आगे आने का, है ना। मैं थोड़ा इसको भी डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद फिर तुरंत 5-10 मिनट के अंदर ये डिस्कस हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, आपकी कोई भी लिविंग बॉडी, एक आप ऐसा कंसीडर कर ले कि एक लिविंग बॉडी भी एक सरफेस के जैसा या एक ऐसे लेबोरेटरी के जैसा है जिसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो हम लोग या कोई भी काम हमारी इवन सेल्स के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो दो तरह के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन हो सकते हैं या डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है या डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का लिटरल अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे कि कुछ चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रहा है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल जिसको हम लोग ग्लूकोज कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं हम लोग स्टार्च की बात करते हैं या ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो इट इज़ द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये जो स्टार्च है ये क्या है, स्टार्च, या ये है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, दिस आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, और ये सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है। तो हम लोग सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करके स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं या ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करते हैं। स्टार्च प्लांट रिजर्व फूड है और ग्लाइकोजन एनिमल रिजर्व फूड है, ये सब आप जानते होंगे, है ना। तो क्या होता है कि फूड के रूप में जब हम खाना खाते हैं तो हमें एक एक करके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं एंड देन जो ग्लूकोज हम लोग एनर्जी पर्पस से यूज़ करने का होता है यूज़ कर लेते हैं। जो रेस्ट ग्लूकोज बचा उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करके ऑर्गेनाइज तरीके से लीवर में स्टोर करते हैं एज ए फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो स्टार्च कहो या ग्लाइकोजन कहो, दे आर द कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस ऑफ सिंगल यूनिट दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन हो गया, ठीक है। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो तो वहाँ पर भी आप देखते होगे कि CO2 H2O सिंपल कंपाउंड कॉम्बाइंस होते हैं टू फॉर्म ग्लूकोज। तो ये एक तरह का कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, ठीक है। जबकि डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन में क्या होता है, सपोज करो प्रोटीन चेन है, जब हम खाना खाते हैं, आपने ब्लॉक वाले गेम्स को खेला होगा, कई सारे डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, है ना। और उससे आपको एक कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग या हाउसेस बनाने होते हैं। तो आप क्या करोगे, या कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्टिव जिसका मीनिंगफुल कुछ मतलब निकले, वैसा कुछ स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना होता है ब्लॉक से। आप सब ने अपने लाइफ टाइम में खेला होगा। तो आप क्या करते हो, उन सारे ब्लॉक्स में से कुछ चूज़ करते हो कि कौन सा ब्लॉक हमें कौन सा कंस्ट्रक्शन हमारा चल रहा है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको वहाँ से उठाते हो, उसमें लगाते हो, है ना। कुछ इसी तरह का जब हम खाना खाते हैं ना, तो प्रोटीन्स हम लोग खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टांस जो कई सारे अमीनो एसिड से बने होते हैं, ठीक है।
तो वी आर प्रोवाइडिंग द ब्लॉक्स, द सेल विल चूज द राइट amino acid and they will try to make some body constituent using that amino acid. हमारा जो बॉडी कंस्टिट्यूएंट, अब मान लीजिए उसको हेयर बनाना है तो हेयर के लिए अलग तरह का प्रोटीन यूज़ करेगा, स्किन बनाना है तो स्किन बनाने के लिए अलग तरह का प्रोटीन यूज़ करेगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ से हम लोग जो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं खाने के साथ, उसे ब्लॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्ट करके एमिनो एसिड को अलग करेगा एंड देन इट विल यूटिलाइज, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये एक तरह का डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गया, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल आप रेस्पिरेशन से समझ सकते हैं। रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज हमने यहाँ पर जो ये काम कहाँ हुआ था, प्लांट ने किया था। प्लांट से हमने खाना ले लिया, ग्लूकोज ले लिया, और ग्लूकोज का हम अपनी सेल्स में जाके ब्रेक डाउन करेंगे। तो ब्रेक डाउन करेंगे तो इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू CO2 एंड H2O, और इससे इसके जो एनर्जी रिलीज हुआ, देन इस एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो ये एक तरह का डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। मैं बहुत अच्छे से इसको अलग अलग एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन किसको कहते हैं और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। तो जब हम कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन समझ गए तो इसको एक टर्म देना ज़रूरत है यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म, और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो अगर हम, क्योंकि हमने बोला कि हमारे लिविंग बॉडी में कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी होगा और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी होगा, तो दैट मीन्स कि एनाबॉलिक रिएक्शन भी होगा और कैटाबॉलिक रिएक्शन भी होगा। जब दोनों के सम को हम लोग एक साथ बोलते हैं, अलग अलग ना करके उसको एक साथ कॉम्बाइंड वे में बोलेंगे एक मीनिंग के साथ, तब हम लोग बोलेंगे इट इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन और सम ऑफ एनाबॉलिक एज वेल एज कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेटाबॉलिज्म, ठीक है स्टूडेंट्स। ये समझना अभी हमें क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स में आप डील करोगे न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस के अंदर ही न्यूट्रिशन तो आप डील ही कर रहे हो, तो जब आप न्यूट्रिशन डील करोगे तो अगला टॉपिक जो हमारा होने जा रहा है वो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डिटेल्स। अभी तक तो हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा, अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, तो अभी मैंने एग्जांपल दिया से बताया आपको कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक तरह का कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, ठीक है। रेस्पिरेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमने जाना कि रेस्पिरेशन क्या है, एक तरह का डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ये मैंने फ्लो चार्ट में भी डिस्कस किया था। ट्रॉफिक का मतलब होता है मोड या मेथड ऑफ डिराइविंग न्यूट्रिशन बाय देयर सेल्फ को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो भी ऑर्गेनिज्म इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करेंगे उनको कहेंगे हम लोग ऑटोट्रॉप्स। तो आपको पता है कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो प्रोसेस इनका है खाना बनाने का, इसको कहते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो ऑटोट्रॉप्स करेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज कैरिड आउट बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है ना। अब यहां पर एग्जाम्पल के रूप में समझना है कि
कौन कौन से ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। ठीक है, मैं कुछ बातों को देखो, आप इसे अगर किसी और टीचर से पढ़ाने का तरीका से कंपेयर करोगे तो मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। मैं चीज़ों को आपके दिमाग में फिट कराने की कोशिश करता हूं, तो हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ों को जो बाद में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो आपको मैं पहले बता दे रहा हूं, और पहले बताने वाली चीज़ें को मैं बाद में बता रहा हूं। ये मेरा तरीका है, ये तरीका मैं इसलिए समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि इस तरह से बताने से आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से, उद्देश्य तो बस यही है ना कि आपके दिमाग में प्रॉपर्ली वो चीज़ फिट हो जाए, है ना। तो फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ोगे, पहले एग्जाम्पल से समझ लो कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन कौन करते हैं। तो आप अभी तक अपने अर्ली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट नाउ सिंस यू आर इन क्लास 10th and you are studying also for the purpose of facing competitive exams, तो आप उसके साथ साथ सिर्फ ग्रीन प्लांट बोलने से आपको या जानने से आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, है ना। आपको जानना होगा कि अदर कौन ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आपने तो अभी तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया बैक्टीरिया के बारे में भी। एल्गी भी एक ऑर्गेनिज्म है। एल्गी क्या है कि प्लांट कैटेगरी से ही निकाला हुआ ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंस हो सकता है, और जिसके वजह से वो कैपेबल होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इसके बाद एल्गी के बाद देयर आर फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटो रेफर्स टू प्लांट ओनली, दे आर प्रिमिटिव यूनिसेलुलर प्लांट्स, है ना। प्लैंक्टन्स, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लैंक्टन्स कहते हैं, फ्लोटिंग पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, बेसिकली वो लिविंग बीइंग्स होते हैं, है ना। लेकिन प्लैंक्टन्स वर्ड जो होता है ये कोई भी चीज़ जो फ्लोट कर रहा है उसके लिए, फ्लोटिंग बॉडीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टर्म जो यूज़ करते हैं वो होता है प्लैंक्टन्स। और फाइटो रेफर्स टू प्लांट। उसी तरह से जू प्लैंक्टन, अगर जू प्लैंक्टन बोलेंगे तो इसके बारे में बताएंगे हम लोग कि जू का मतलब होता है एनिमल। तो वहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करें जो कि एनिमल की प्रॉपर्टी शो करेगा, एंड इट हैज़ फ्लोटिंग इन नेचर। फ्लोटिंग इन द सेंस कि जब आप किसी भी लिक्विड मीडियम को कंसीडर करें या सी वाटर में को कंसीडर करें, तो ये सी वाटर में पाए जाते हैं और ये फ्लोट करते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि सरफेस पे आप कोई ठहरे हुए पानी को फ्रेश वाटर या मरीन वाटर में भी आप देखोगे तो कुछ आप चूँकि ये दीज आर वेरी माइक्रोस्कोपिक, तो आपको नेकेड आई से तो दिखेगा नहीं, है ना। बट इनका प्रेजेंस इतना होता है कि द सी स्टार्ट अपीयरिंग like red in color, green in color because of presence of these phytoplanktons, है ना। रेड टाइड्स का एक बहुत कॉमन एग्जांपल्स जो फाइटोप्लैंक्टन्स को समझाते हुए दिया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो दैट मीन्स कि द थर्ड एग्जांपल इज फाइटोप्लैंक्टन्स। वहीं पर सम बैक्टीरिया के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो ये सब ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, अब इस टर्म को हम लोग समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होता है टर्म बेटा, इसका ये जो फोटो टर्म आया, ये टर्म आया फोटोन से, ठीक है। अगर आप जानते होगे या नहीं जानते होगे, दोनों ही सूरतों में मैं आपको बताता चलूं कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं ये लाइट को स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के रूप में ट्रैप करते हैं, ठीक है। उस एनर्जी पैकेट में जिसमें लाइट एनर्जी कंजर्व की जाती है, उस एनर्जी पैकेट को हम लोग कहते हैं फोटोन, ठीक है। और वहीं से टर्म आया फोटो, ठीक है। तो फोटोन में क्या होगा, बेसिकली लाइट एनर्जी। तो चाहो तो आप इसको डायरेक्टली बोल दो कि फोटो रेफर्स टू लाइट एनर्जी, ये भी आप डायरेक्टली कह सकते हो। और कहीं पे भी आपको टर्म मिल जाए सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। मैंने पिछली बार भी बताया था पिछले वीडियो में, टू मेक मतलब समथिंग इज बीइंग मेड यूजिंग
लाइट एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके इक्वेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये सब मैं आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए कि चीज़ों को आपको वन बाय वन चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो, ताकि आप जो डेफिनेशन है जब आप इसको इवेंट के रूप में समझ लोगे, एक पिक्चर के रूप में अपने दिमाग में इसको फिट कर लोगे, तो आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा डेफिनेशंस को फॉर्म करना। तो मकसद मेरा सिर्फ डेफिनेशन फॉर्म कराना नहीं है, आपको साथ साथ में आप स्कूल के एग्ज़ाम के लिए या फिर आप कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपको उस तरह का प्रिपेयर कराना है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से ट्विस्टेड वे में भी आ जाए, तो अगर पिक्चर वाइज चीज़ें सीक्वेंसली अरेंज होगी आपके दिमाग में, तो आप उसको जस्ट दिमाग को, अपने आइज़ को क्लोज करके दिमाग में थोड़ा सा अपने दिमाग में को चलाओगे, तो अपने आप वो चीज, उस बात का आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। इमेज के रूप में पढ़ो, ठीक है ना, इवेंट्स के रूप में पढ़ो, जानो चीज़ों को, समझो चीज़ों को, ठीक है। समझना इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी और कुछ नहीं है, रटने जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली इसको अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इस चीज़ को, तो आपके लिए बायोलॉजी बहुत बहुत आसान हो जाता है स्टूडेंट्स। और मेरा उद्देश्य आपको बायोलॉजी पढ़ाना नहीं, आप लोग को सिखाना इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन को। जो कुछ भी लर्निंग आपने अपने लोअर क्लासेस में ली है, उन लर्निंग को कलेक्ट करो और उस चीज़ को यहाँ पर रखो, ठीक है। तो आप जानते हो कि प्लांट क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से CO2 को लेगा, ठीक है ना, CO2 को लेगा, ठीक है, CO2 को लेगा, कहाँ लेगा, कैसे लेगा, ये सब चीज़ें हम लोग जब फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब हम लोग को बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल हम लोग इक्वेशन को समझ रहे हैं, ठीक है ना। इस केमिकल रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस के अंदर हो रहा है, उस चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है। ये हमें क्या मदद करेगा, डेफिनेशन को फॉर्म करने में, ठीक है। तो CO2 इज टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, है ना स्टूडेंट्स। साथ में H2O कहाँ से आ रहा है, तो सॉइल से आ रहा है, इन फॉर्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू। आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, टिश्यू चैप्टर में, क्लास 9, सब कुछ आपको लोअर क्लासेस में इसलिए पढ़ाया गया कि आप जब अपने हायर क्लासेस में पढ़ते हो तो ऐसे ये चीज़ें अंडरस्टूड होनी चाहिए एक टीचर के लिए भी, कि आप ये बातें जानते होगे, है ना। मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि आप अगर ये बातें मेरे पास, क्योंकि आपके पास, मेरे सामने आप जैसे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं और अलग अलग कैटेगरी के हैं, सब मिक्स स्टूडेंट्स हैं, है ना। मुझे एज्यूम करके चलना पड़ रहा है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो इन बातों को नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए मैं रिकॉल कराते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो लोग ये बात जान रहे होंगे, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही आसान होती जा रही होंगी। आई एम श्योर फॉर दैट, ठीक है। तो CO2 को एटमॉस्फेयर से ले लिए और वाटर को हमने सॉइल से ले लिया। बदले में क्या बनाया, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल क्या बना, C6H12O6, ठीक है। और देखो स्टूडेंट्स, आप जब H2O लेते हो तो साथ में यहाँ पे H2O रिलीज भी करते हो, है ना, और साथ साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है इनटू दी एटमॉस्फेयर। आपने एटमॉस्फेयर से CO2 लिया, बदले में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को वापस कर दिया, ठीक है, एटमॉस्फेयर को वापस कर दिया। तो ये इक्वेशन तो आप लीनियर फॉर्म में आपने समझ लिया, है ना। इक्वेशन डेफिनेटली आप यहाँ पे देखो कि बैलेंस नहीं है, मैंने कुछ भी बैलेंस यहाँ पे नहीं किया है। मैं चीज़ों को एज ए रॉ मटेरियल के रूप में पहले आपको समझा रहा हूँ कि रॉ मटेरियल क्या रिक्वायर्ड होती है और उसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है ना। अब क्या कैसे बनेगा, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को पहले ग्लूकोज को ध्यान देना होगा। ग्लूकोज में कितने कार्बन यूज़ हो रहे हैं, 6। आप यहाँ पे CO2 कितने ले रहे हो, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2, जिसमें कार्बन क्या आ रहा है, 1 कार्बन आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको जब बैलेंस करने जाएंगे तो यहाँ पर हमको 6 इसका करना पड़ेगा, तभी इसका कंटेंट C6 हो पाएगा। तो जैसे ही C6 हो जाएगा तो ऑक्सीजन का भी मात्रा बढ़ जाएगा।
तो 6/2 है ना, 6/2। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन, यहाँ पर तो 6 यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, तो रेस्ट जो ऑक्सीजन बनेगा वो रिलीज होगा ना बेटा, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। वहीं पर वाटर जो है वो हमारा 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट होगा टू रिलीज 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अभी आप ऐसे समझ लो कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूटिलाइज हो रहा है। कैसे होगा, क्या होगा, इसका जो पर्दे के पीछे जो सीन है ये अभी आपको क्लियर नहीं होगा, और केमिकल रिएक्शन में और भी ज़्यादा अच्छे डिटेल में डिस्कस करूँगा आने वाले वीडियोस में, जब इसका फुल डिटेल वीडियो आपको मैं लाऊंगा फोटोसिंथेसिस का अगले क्लास में। वहाँ पर आप जानोगे कि फोटोसिंथेसिस में कैसे CO2 यूज़ हो रहा है, कब यूज़ हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, कितना वाटर कैसे यूज़ हो रहा है, क्यों यूज़ हो रहा है, इस सारी चीज़ों का रीज़न और आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा, अगले क्लास में बेसिकली, है ना। तो C6H12O6 यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इस केमिकल रिएक्शन को बनाने के लिए, विच इज़ टर्म्ड एज ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। और साथ में हमारा प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट्स बनता है वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना ये है आपने केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ा है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहां पर ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है तो वो क्या करेगा, किसी भी कंपाउंड को ब्रेक कर देगा टू रिलीज इनटू द सिंपलर फॉर्म, ठीक है। ऐसे करके आप समझ लीजिए फिलहाल, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत टेक्निकल नहीं जाना है, बस इसे समझ ले ऐसे कि कोई भी चीज़ अगर ब्रेक हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और केमिस्ट्री में उल्टा होता है, मैथमेटिक्स के जैसा नहीं कि रिड्यूस हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, वो घट रहा है। रिड्यूस मतलब यहाँ होता है कोई चीज़ जुड़ रहा है, अपोजिट हो गया। ऑक्सीडेशन मतलब कोई चीज़ ब्रेक हो रहा है, रिडक्शन मतलब कोई चीज़ जुड़ रहा है, ठीक है। सिंपल सबस्टांस यूनाइट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सबस्टांस, ठीक है। तो आप देखोगे कि CO2 एक्चुअली क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी रिड्यूस हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इट इज रिड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वेयर एज H2O जो होता है ये ऑक्सीडाइज होता है टू रिलीज ऑक्सीजन, नॉट H2O। H2O से H2O नहीं बनेगा, H2O से ऑक्सीजन बनेगा। रीज़न ये मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इट इज़ अ रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का मिक्सचर ऑफ रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो H2O है ये H2O से H2O नहीं बन रहा है। कई लोग ये समझते होंगे कि H2O यूज़, अभी जैसे मैंने भी आपको समझाने के लिए ये बता दिया था कि H2O यूज़ कर लिया और बाकी H2O निकल गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। H2O बेसिकली आप देखो, आप पहले ग्लूकोज को फोकस करो। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ 3 केमिकल यूनिट्स विच इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए और CO2 को ध्यान दीजिए, CO2 से इसे कार्बन और ऑक्सीजन का तो कार्बन और ऑक्सीजन तो ऑब्टेन कर ले रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट हाइड्रोजन। जब तक ये हाइड्रोजन को इस ग्लूकोज बनाने के प्रोसेस में हाइड्रोजन इसको अगर यूज़ नहीं करेगा या इसका इंटेक नहीं करेगा, तब तक ये पॉसिबल है कि ग्लूकोज बना सके, कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए इसे हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, और वो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, वाटर से। आप ऐसा मत समझना बेटा कि CO2 क्या हो गया, वाटर से कॉम्बाइन हो गया और बदले में ऑक्सीजन जो यहाँ रिलीज हो रहा है, CO2 अगर CO2 एटमॉस्फेयर से लिया जा रहा है तो
O2 जो है वो CO2 से ब्रेक होके O2 रिलीज हो रहा है, नहीं, ये नहीं है। H2O इज द प्रोडक्ट जो ब्रेक करेगा, स्प्लिट करेगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन यूज हो जाएगा ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने में, जबकि ऑक्सीजन जो बच जाएगा ये रिलीज हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, ऑक्सीजन जो बच जाएगा वो रिलीज हो जाएगा एज ए फ्री मॉलिक्यूल इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी जो इसे वाटर से मिलेगी। ठीक है, बदले में ऑक्सीजन रिलीज हो गया। तो ये दिस इज द केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म जस्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए इसे रिक्वायरमेंट होगी 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले जब रिएक्शंस पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि जो कार्बन है वो एक एक मॉलिक्यूल के रूप में ऑब्टेन किया जाता है प्लांट्स के थ्रू, लेकिन 6 टाइम ये कार्बन को फिक्स करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, जस्ट टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप अगले क्लास में समझिएगा, और वहाँ पे आप डेफिनेशन को, अभी मैं इस क्लास में आपको डेफिनेशन क्लियर कर दे रहा हूँ। डेफिनेशन में आपको क्या आप करोगे कि फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए या आपसे कहा जाए और एक्सटेंसिव डेफिनेशन आप अगर बताना चाहते हो तो आप इन सब चीज़ों को एज ए एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर सकते हो। आप कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस कैरिड बाय ग्रीन प्लांट्स, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस कैरिड बाय ग्रीन प्लांट्स, या और भी चीज़ें यूज़ कर लो, सिंपल रखना है तो ग्रीन प्लांट तक कंप्लीट हो जाएगा। वेयर CO2 फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड H2O फ्रॉम द सॉइल इज गेटिंग यूटिलाइज्ड, ठीक है, टू इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जैसे ग्लूकोज बनाने के लिए जो ये कंपाउंड बना कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो इस तरह के जिसमें आपका जो फॉर्मेशन होगा वो इन द रेशियो CnH2n के फॉर्मेशन में एंड ON के फॉर्मेशन में होगा। मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कार्बन CnH2n या ON के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है ये इस तरह से फॉर्म हो रहा है, और मिनिमम अमाउंट ऑफ, ये जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है, जो N है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम 3 होना चाहिए। तो 3 का डबल हो जाएगा 6, और 6 का डबल हो जाएगा, फिर से 6 का सिंगल हो जाएगा आपका 3, मतलब 1:2:1 के रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन देखो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है, 6 मॉलिक्यूल है, तो इसके रेशियो में आपका जो हाइड्रोजन है वो 12 हो गया और ऑक्सीजन फिर से 6 हो गया, है ना। तो N रिप्रेजेंट टू 1 सिंगल यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस रेशियो में होना चाहिए, उसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब इट इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन मतलब यहाँ पर वाटर तो अपने आप में H2O, तो एक 2:1 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो खुद ब खुद है ना, और साथ में कार्बन भी मिल जाए, तो इस तरह का कंपाउंड जो भी बनेगा ना उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स। तो दिस इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन या कार्बोहाइड्रेट, जिसका सिंगल यूनिट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लूकोज से कर सकते हैं, सुक्रोज से कर सकते हैं, फ्रक्टोज से कर सकते हैं, एनी स्वीट टेस्टिंग सबस्टांस विच इन्वॉल्व्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना, इन द रेशियो N2N and N,
है ना, 1:2:1 के रेशियो में इन्वॉल्व होते हैं, वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। ठीक है, तो ग्लूकोज इज वन सच एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। तो अब इसको आप जब इस रिएक्शन को पढ़ रहे हैं तो आपने डेफिनेशन बनाना है ना, तो डेफिनेशन बनाने के लिए आपने क्या बोला कि द प्रोसेस कैरिड बाय द ग्रीन प्लांट वेयर। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, तो कि ये सब जो कंपाउंड्स है ये नेचर में क्या है, इसको कोई रिएक्शन के थ्रू ही ये नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, किसी लिविंग बॉडी के अंदर तो नहीं बने, है ना। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ना, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये सब क्या है, जो नेचर में फ्रीली अवेलेबल हो उनको क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक। नेचर के एनवायरमेंटल कंडीशंस के वजह से उनका केमिकल रिएक्शन आपस में हुआ हो और वो उनका फॉर्मेशन हुआ हो, ठीक है ना। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो दीज आर इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस, जबकि इनका इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस का यूज़ करके ऑर्गेनिक सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये जो बन रहा है ये क्या, लिविंग बॉडी के अंदर बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट लिविंग बॉडी के अंदर बन रहा है। तो दीज आर ऑर्गेनिक सबस्टांस फॉर्म फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्टांस। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस carried by green plant using inorganic substances like CO2 and H2O to form organic substance, that is glucose या carbohydrate, है ना, where water and oxygen is released into the is released as byproduct, ठीक है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट होगा कि इट इज रिडक्शन एज वेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थर्ड पॉइंट होगा कि आपको मैंने बताया था कि एनाबॉलिक प्रोसेस है, इट इज एनाबॉलिक प्रोसेस, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस है, दो चीज़ें आपस में यूनाइट हो रही हैं टू फॉर्म सिंगल कॉम्प्लेक्स सबस्टांस, ठीक है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस है। दूसरा, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये जो रिएक्शन हो रहे हैं तो ऑब्वियसली किसी लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे हैं, तो लिविंग बॉडी को में ये चीज़ को करवाने के लिए देयर मस्ट बी यूज ऑफ सम एंजाइम्स एज ए बायोकैटलिस्ट। आपने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को में इन्वॉल्व होते हैं उस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, ठीक है। तो उनको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट, है ना। वही काम जब लिविंग बॉडी के अंदर कोई केमिकल करे, वो केमिकल क्या होगा, एंजाइम होगा, जिसे हम लोग कहते हैं लिविंग बॉडी के अंदर है इसीलिए इसको कहते हैं बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट या एंजाइम। तो दिस इज एंजाइमेटिक प्रोसेस, एंजाइमेटिक प्रोसेस, ठीक है। एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया, एंजाइमेटिक प्रोसेस हो गया, रिडॉक्स प्रोसेस हो गया, है ना, रिडॉक्स प्रोसेस हो गया, है ना। और साथ साथ में आप देखिए कि ये क्या है, एनर्जी का यूज़ कर रहा है। ये एक ऐसा रिएक्शन है जहां एनर्जी यूटिलाइज होगा टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस। तो ऐसे रिएक्शन आपने केमिस्ट्री में फिर से एक बार रिकॉल करूंगा कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस जहां एनर्जी को का सप्लाई किया जाता है उस रिएक्शन को करवाने के लिए, आप उस वैसे केमिकल रिएक्शन को बोलते हो ना कि इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो बायो में इसको बोलेंगे एंडरगोनिक रिएक्शन। तो इसमें केमिकल एनर्जी यूज हो रही है टू कैरी दिस प्रोसेस, तो एंडरगोनिक प्रोसेस। तो आप इसका जो सेकंड पॉइंट बनाएंगे तो आप ये बना सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक, एंजाइमेटिक, एंडरगोनिक, रिडॉक्स प्रोसेस, ठीक है, रिडॉक्स प्रोसेस, ठीक है, वेयर inorganic substances like CO2 and H2O is utilized to form organic substances, that is glucose, and water and oxygen is released as byproduct, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ये आप डेफिनेशन आप अपने वर्ड में जैसे आप इसको चाहे वैसे बना सकते हैं, या जैसे भी आपको क्वेश्चनियर आपको कैसे भी घुमा कर किया है कि ये कैसा कैसा प्रोसेस है, आपको एनाबॉलिक कैटाबॉलिक से कंफ्यूज कर सकता है, एंजाइम इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है।
एनर्जी लगेगी कि एनर्जी रिलीज होगी, ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स थे या हाइलाइट्स थे जो फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले हम लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है ना हमेशा, तो उस चीज़ को समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। और इसी पर्पज़ से आज मैंने फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में आपको थॉरो स्टडी कराऊंगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। हम लोग जहाँ पे पहले पढ़ेंगे लीफ एनाटॉमी, फिर रोल ऑफ स्टोमाटा, रोल ऑफ स्टोमाटा के बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जब स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट तक डील कर लेंगे तब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं पिछली बार की तरह फिर से आपको बोलूँगा कि साथ साथ में एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एनसीईआरटी को सामने रखना है, उसके पॉइंट्स को मैच कराना है। देखो एनसीईआरटी डायरेक्टली कोई बात नहीं कहती है, लेकिन एग्जामिनर्स के सामने यही एक ट्रिकी पॉइंट बन जाता है कि जो एनसीईआरटी में एक बात कही जा रही है उसके 10 मतलब निकलते हैं। ठीक है, और उसी 10 मतलब को अगर एक बायोलॉजिस्ट कोई क्वेश्चन से सेट कर रहा है तो आपसे जानने की कोशिश कर रहा है कि कितना आप बायोलॉजी को समझते हैं। ठीक है ना, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो उसके होने वाले इंसाइट को अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आप क्वेश्चनियर कैसे भी घुमा के दिया जाए आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो हैविंग सेड दैट, इसी तरह से आप अपना सपोर्ट और प्यार मुझे इस वीडियो पे भी बनाए रखें जैसे पिछले वीडियो पे बनाया था आपने। और आने वाले लेक्चर में मैं फोटोसिंथेसिस के बारे में फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत आपका धन्यवाद मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।